प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम मांग की लोच के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र में मांग का नियम और मांग की लोच दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जिसको जानना पड़ता है। आप सभी इसकी पूर्व की कक्षा में देख रहे थे कि जब हम मांग की नियम की बात कर रहे थे, मांग का नियम बतलाता क्या है, इस बात को हमको देखना है। तो मांग का नियम हमको हमेशा बतलाता है कि प्राइस इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू क्वांटिटी डिमांडेड। यानी हमको बतलाना है कि जैसे जैसे प्राइस ऊंची होगी हम डिमांड को कम करते हैं, और जब प्राइस नीचे होती है तो हम डिमांड को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब क्या है? मांग का जो नियम है वो दो कथन की बात करता है। वो बतलाता है कि कीमत में वृद्धि मांग में कमी करता है और कीमत में कमी मांग में वृद्धि करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कीमत और मांग में डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, यानी दिशात्मक संबंध है दोनों में, है कि नहीं? दोनों में परिवर्तन, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, दूसरा नीचे, प्राइस नीचे है तो हम देख रहे हैं डिमांड ऊपर है, तो रिलेशन है ना, डायरेक्शनल रिलेशनशिप, ये हम कह सकते हैं दिशात्मक संबंध है। इसमें दिशात्मक है संबंध है, दोनों के बीच दिशा का संबंध बतलाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है, इसको अपन कह सकते हैं कि मांग का नियम एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये गुणात्मक संबंध की बात करता है। गुणात्मक यानी है गुण जरूर बतला रहा है कि गुणात्मक का मतलब हो जाता है कि दिशा आप देख रहे हैं, प्राइस अप हो रही है, तो सिर्फ ये है, चाहे माने जब जैसे जैसे प्राइस में वृद्धि होगी वैसे वैसे क्या है, डिमांड कम होगी, और प्राइस में कमी हमेशा डिमांड को बढ़ाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो मांग का नियम है इतनी बात तो कहता ही है। इट इज अ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्लस इट इज डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटेटिव डिमांड। इस प्रकार की बात केवल कहता है। अब ये हम समझ तो गए हैं अच्छे से इसकी पूर्व की कक्षा में, लेकिन अब हमको देखना है कि मांग की लोच इससे किस प्रकार का भिन्न है। तो जो मांग की लोच की जब बात की जाती है, तब भी मैं आपको बतलाना यही चीज है कि द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटेटिव डिमांडेड। बस अंतर ये होता है कि अगर हम यहाँ पर बतला दें कि प्राइस में जो चेंज है अगर 10% हो जाए, है ना, कि कीमत में 10% वृद्धि होती है तो डिमांड तो कम होगी, पक्की बात थी। आप तो मांग के नियम से जान रहे थे कि प्राइस जब अप हो रही तो डिमांड को हम कम करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप संख्या दे दें, परिमाण दे दें, क्वांटिटी दे दें कि परफेक्ट अगर प्राइस में 10% कमी हुई है तो बताइए कितने प्रतिशत मांग में कमी होगी। या फिर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए प्राइस में 30% की कमी हो जाती है तो डिमांड बढ़ेगा, पक्की बात है। कितने प्रतिशत बढ़ेगा? इस प्रकार हम जब इसको क्वांटिटी में, परिमाण में अगर व्यक्त करते हैं तो हमको यहाँ पर बतलाना पड़ेगा कि मांग की लोच जो है वो न केवल डायरेक्शनल के साथ साथ आप बताएंगे कि इट इज अ डायरेक्शनल रिलेशनशिप तो है। डायरेक्शनल रिलेशनशिप आप देखेंगे प्राइस और डिमांड के बीच है, उसके साथ साथ रिलेशन है, उसके साथ ही क्या है, ये क्वांटिटी की बात करता है। क्वांटिटी स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमको देखना है, परिमाण की बात करता है कि अगर परिमाणात्मक संबंध है ना, ऐसा कह लीजिए आप सीधा सीधा कि परिमाणात्मक संबंध है। यहाँ हमको बतलाना पड़ता है कि प्राइस में इतने परिवर्तन का ऐसा कैसे होगा। तो अपन चाहें तो इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि मांग की लोच, इसके लिए इंग्लिश का जो शब्द है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, ईडी से बता सकते हैं, बाई डायग्राम, मैंने संकेत में। इसमें हमेशा जब हम डायग्राम को समझते हैं, इस बात को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला जो भिन्न है उसको हम अंश बटे हर कहते हैं, है ना। अंश बटे हर गणित में क्लियर है कि जब भी हर में चेंज होता है तो उसका प्रभाव हमको अंश में चेक करना पड़ता है। यानी जो नीचे रहेगा कभी भी किसी भी, तो उसको कहा जाता है कि नीचे वाला स्वतंत्र चर होता है, ये याद रखेंगे।
स्वतंत्र चर में जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो आप देखेंगे कि परतंत्र चर वैसे ही प्रभावित हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं स्वतंत्र चर क्या था, तो कीमत में परिवर्तन। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या कीमत में आनुपातिक परिवर्तन लिख लीजिए, इसको नीचे लिखेंगे आनुपातिक परिवर्तन। आप चाहें तो इसको प्रतिशत में भी बता सकते हैं, है ना, इतने प्रतिशत कीमत में चेंज हुआ, उसका प्रभाव आप देखेंगे कि क्या हुआ, मांग में आनुपातिक परिवर्तन। तो बोला जाएगा हमेशा हर की ओर से, फिर अंश की व्याख्या करते हैं कि मांग कीमत में इतने प्रतिशत परिवर्तन हो जाने से मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना होता है। तो आनुपातिक परिवर्तन इसको भी हम प्रतिशत में ही बतलाएंगे। इस प्रकार मांग की लोच की अगर कोई व्याख्या कहता है तो आप बताओगे कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का मांग में आनुपातिक परिवर्तन के साथ जो अनुपात होता है उसी को हम मांग की लोच कहते हैं। तो इस प्रकार आप चाहें इसको समझाएंगे कि चूंकि इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है, विपरीत संबंध है, तो जो ऋण चिन्ह है हमेशा पहले से लगा देते हैं। जब भी हम ईडी की व्याख्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की व्याख्या करेंगे, तो ऋण चिन्ह ये बतलाता है कि प्राइस और डिमांड में ऋणात्मक संबंध हैं। अब ये क्या हो जाएगा, तो अपन देखें कि आनुपातिक का मतलब क्या होता है। तो अपन बताएंगे कि चूंकि क्वांटिटी डिमांड है वो हो जाएगा डेल एक्स बाई एक्स बटे, प्राइस की बात करते हैं तो डेल पी बाय पी। डेल का मतलब होता है चेंजेस, है ना, कितना चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांड, यानी मूल डिमांड कितनी थी, इतनी थी, अब बढ़ करके इतनी या घट करके इतनी हो गई है। प्राइस मौलिक रूप से इतनी थी, प्राइस क्या हुआ है, कितना चेंज हुआ है। तो जो डेल्टा पी है या डेल पी है जिसको कहते हैं, वो चेंज इन प्राइस की बात करेगा। तो इस प्रकार आप बतलाएंगे। चाहें तो इसको दूसरे प्रकार से भी अगर आप बताना चाहें तो अपन ऐसा बतला सकते हैं कि इसको चेंज करेंगे तो एक्स नीचे आ जाएगा, पी हो जाएगा, तो पी बटे एक्स ऐसा लिखेंगे, ये पी नीचे रहा और ये एक्स नीचे है, तो इस प्रकार आ जाएगा। और यहाँ इनटू डेल एक्स बटे डेल पी आप लिखेंगे। इस प्रकार जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इस प्रकार आप बनाएंगे। जो इसका फार्मूला है वो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखें हमेशा जो एक्स है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एक्स जो है वो क्या हो जाएगी, मांग है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि पी क्या है तो आप बताएंगे कि पी क्या है, कीमत है। और इसके साथ जो डेल्टा का चिन्ह हम बता रहे हैं वो उसमें परिवर्तन की बात करेगा, परिवर्तन या चेंजेस की बात करता है। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस चिन्ह किस बात को बतलाता है, तो बतलाओगे कि कीमत और वस्तु की मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। और आज आपने इस प्रकार देखा कि मांग की लोच मांग के नियम से किस प्रकार भिन्न है। तो मांग की लोच जो है वो स्टेटमेंट जो है डायरेक्शनल रिलेशनशिप तो बतलाता ही है, इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव डिमांड भी बताता है। जैसे हम एक उदाहरण से इसको जरूर समझाना चाहेंगे कि ये किस प्रकार चेंज होता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि मान लीजिए हमारा प्रश्न होगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु की प्राइस 20 रुपये थी, प्राइस बढ़ करके जो है वो 30 रुपये हो गई। जब 20 रुपये थी तो आप जो क्वांटिटी डिमांड करते थे या एक्स करते थे, जो भी लिख लीजिए, मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूँ, तो वो 20 रुपये की थी तो हम 30 वस्तु खरीदा करते थे, लेकिन प्राइस अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट जाएगा। इसका मतलब मान लेता हूँ कि ये हो गया 15। ठीक, यानी हम देखेंगे कि 20 रुपये थी तब हम 30 खरीदते थे, अब बढ़ करके चूंकि प्राइस 30 रुपये हो गई है ना, तो हम क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं। अच्छा, इसमें अभी चेंज नहीं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ये P1 कर देता हूँ और P2 कर देता हूँ, इसको क्वांटिटी डिमांड कर देता हूँ। डेल्टा तो आप अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो 30 था 15 हो गया। अब मेरे को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन में बताइए कि वो कैसी वस्तु होगी, उसका कैरेक्टर बताइए, उसकी प्रकृति बताइए कि ये कैसी वस्तु है कि जिसकी कीमत बढ़ जाने से उसकी मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है उसका फार्मूला आप लगाएंगे। ये चिन्ह जो है माइनस के साथ आएगा। प्राइस ओरिजिनल में कितनी थी, शुरू में 20 रुपये थी, डिमांड कितना करते थे इसलिए हम 30 करते थे, और आप देखेंगे इनटू प्राइस, यहाँ पर क्या होगा, एक्स, एक्स में चेंज कितना हुआ, तो पहले कितना खरीदते थे आप 30, अब कितना खरीद रहे हैं 15, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 15। और इसी प्रकार डेल पी, प्राइस में कितने की कमी हुआ, चेंजेस हुआ, तो 30 और 20 के बीच का अंतर कितना है 10 है। तो आप चाहें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं।
यहाँ 5 से कटेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कुल मिलाकर ऋण चिन्ह के साथ 1, यानी 1 आ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? यूनिटरी होगी, एक सिंगल, यानी हम कह सकते हैं कि मांग की लोच कैसी होगी? इकाई होगी, यानी ईडी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ऋण चिन्ह को अपन को नहीं बतलाना है, ऋण सिर्फ बताता है अपोजिट रिलेशन के लिए, तो जो ऋण के साथ जो बच जाता है तो ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो 1 होगी। ऐसी वस्तु के लिए अपन देखेंगे कि मांग की लोच 1 होगी। इस प्रकार कभी भी प्राइस दे देता है आपको और उससे रिलेटेड क्वांटिटी डिमांड दे देता है और उसके लिए पूछेगा कि बताइए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज आपने देखा कि मांग की लोच मांग के नियम से किस प्रकार भिन्न है। तो दोनों में बस सिर्फ आपको बतलाना है कि एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट की बात करता है, दूसरा क्वांटिटेटिव डिमांड स्टेटमेंट की बात करता है, और विभिन्न वस्तुओं और प्रकृति के लिए मांग की लोच अलग अलग होती है, जिसको हम अगली क्लास में बतलाएंगे, अगले वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा। और तो आपको आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।